नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एक बहुत ही सीक्रेट और कह सकते हैं साहसी मिशन की गहराई में उतरेंगे, ऑपरेशन अजेलिया। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि ये जासूसी, खतरा और जियोपॉलिटिक्स ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए थे। कहानी की शुरुआत एक बड़े ही रहस्यमय ढंग से होती है। सोचिए, साल 2004 है, बर्लिन टाइप कैफे। रॉ के एक एजेंट, कोड नेम मान लीजिए अशोक खुराना, बैठे हैं और तभी कोई उनके पास आता है, एक जाना पहचाना चेहरा। वो खुराना के कान में धीरे से कहता है, हम दिसंबर 2001 को रोक सकते थे, और बस चला जाता है। दिसंबर 2001, पार्लियामेंट अटैक। इस एक लाइन का क्या मतलब हो सकता है? और इसका ताल्लुक था ऑपरेशन अजेलिया से, जो सालों पहले बंद हो चुका था। तो सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन अजेलिया था क्या? ये कहानी है कि कैसे रॉ ने दुनिया की एक सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी, रूस की केजीबी, जो बाद में एफएसबी बनी, उसके अंदर सेंध लगाई। और कैसे अनजाने में ही व्लादिमीर पुतिन की प्रेमिका भारत के लिए जानकारी जुटाने लगी। और इस सब में दांव पर क्या क्या लगा था? जिंदगियां, देशों के रिश्ते, बहुत कुछ। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये दौर कौन सा था। वो शीत युद्ध के बाद का समय था। सोवियत यूनियन टूट रहा था, दुनिया एकदम बदल रही थी। और केजीबी, अरे केजीबी का तो नाम ही काफी था। दुनिया भर की सरकारें, खुफिया एजेंसियां सब खौफ खाती थीं। तो ऐसी एजेंसी के अंदर किसी को अपना बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी असाधारण बात थी। तो ये कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं है, बल्कि उस वक्त की जो जटिल जियोपॉलिटिक्स थी और उसमें भारत अपनी जगह कैसे बना रहा था, उसकी भी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1988, दिल्ली। सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचोव भारत आए हुए हैं। रॉ की नजर थी गोर्बाचोव के साथ आए जॉर्जिया के विदेश मंत्री एडवर्ड शेवरनडजे पर। रॉ ने उन्हें कोड नेम दिया था निकोलस डार्चरजे। लेकिन असल निशाना वो नहीं थे, निशाना था उनका छोटा भाई जो उनके साथ आया था। उसी शाम राष्ट्रपति भवन में एक पार्टी थी। वहीं पर रॉय एजेंट अशोक खुराना की मुलाकात हुई निकोलस और उनके भाई अलेक्जेंड्रे डार्चरजे से। निकोलस ने ही मिलवाया था खुराना को अलेक्जेंड्रे से, और यहीं से उस ऑपरेशन की नींव पड़ी जिसका नाम बाद में ऑपरेशन अजेलिया रखा गया। हम्म और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि भर्ती कैसे की गई। हाँ। सोवियत सत्ता के इतने करीब का आदमी, विदेश मंत्री का भाई, उसको भर्ती करना रॉ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती थी। खुराना ने शायद अलेक्जेंड्रे में वो पोटेंशियल देखा, तो अगली सुबह आगरा ले गए ताजमहल दिखाने के बहाने, और वहीं पर वो साइकोलॉजिकल दांव खेला। उसे बदलते वक्त का, आज़ादी का, सोवियत सिस्टम की कमजोरियों का एहसास दिलाया। पर अलेक्जेंडर भी कोई अनाड़ी नहीं था। वो खुद केजीबी के साथ मिलकर अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी खेड को ट्रेनिंग दे चुका था, खासकर पाकिस्तान की आईएसआई के खिलाफ। वो इंटेलिजेंस की दुनिया के कायदे, खतरे सब समझता था। उसने खुराना को साफ साफ कहा भी था, देखो मुझे जीसस क्राइस्ट की तरह सूली पर मत चढ़ा देना। ओहो। साफ था, धोखा मत देना, पकड़े गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये रिश्ता भरोसे पर और बहुत बड़े रिस्क पर बनने वाला था। बिल्कुल। तो पहला कांटेक्ट हो गया। अब शुरू हुआ वो सब्र का खेल। अगले कई महीनों तक खुराना और अलेक्जेंड्रे बहुत गुप्त तरीके से मिलते रहे, लेकिन भारत या रूस में नहीं, किसी तीसरे न्यूट्रल देश में। और मुलाकातें भी ऐसी कि किसी को शक न हो। तरीका क्या था? किताबों और मैगजीन की अदला बदली, और उन्हीं के ढीले पन्नों में कोड वर्ड में मैसेज होते थे। आमने सामने कोई सेंसिटिव बात नहीं। ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस में सब्र कितना जरूरी है। हर कदम फूंक फूंक कर, जरा सी जल्दबाजी और मौत या फिर सालों की सजा। खुराना धीरे धीरे रिश्ता मजबूत कर रहे थे, सही मौके का इंतजार। और वो मौका आया जुलाई 1989 में, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी मॉस्को गए। अशोक खुराना भी डेलीगेशन का हिस्सा थे, और इसी दौरे पर अलेक्जेंड्रे ने पहली बार खुराना को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने की बात की। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस किरदार की जिसने अनजाने में ही ऑपरेशन अजेलिया को एक बिल्कुल नई विस्फोटक दिशा दे दी। कोडनेम अनस्टेसिया कोरोकिया। अनस्टेसिया 27 साल की, जॉर्जिया की रहने वाली। सुनने में आता है कि बेहद खूबसूरत, आकर्षक, हरी आंखें और दिमाग बहुत तेज। मॉस्को के जो हाई प्रोफाइल सर्कल थे उनमें उसकी अच्छी पैठ थी, इंग्लिश अच्छी बोलती थी, दुनिया की पॉलिटिक्स की समझ भी गहरी थी। चोर्नोबिल हादसे के बाद मॉस्को आई थी और एक पीआर फर्म में काम कर रही थी।
ये फर्म सोवियत सरकार और IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बीच लॉबिंग का काम देखती थी। हाँ, अनास्थेजिया की जो बैकग्राउंड थी और उसके जो कनेक्शंस थे, वो रॉ के लिए एक तरह से गोल्ड माइन साबित हो सकती थी। वो नवंबर 1986 से अलेक्जेंड्रे के साथ लिव इन में थी। उसके कॉन्टैक्ट्स क्रेमलिन के अंदर तक थे और बात सिर्फ खूबसूरती या पहुंच की नहीं थी, उसकी समझदारी, उसकी महत्वाकांक्षा, ये सब उसे खुफिया जानकारी निकालने के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनाते थे। खुराना ने भी शायद ये भांप लिया। मॉस्को का एक मशहूर कैफे था, अरागवी कैफे। वहां कई शामें खुराना ने अलेक्जेंड्रे और अनास्ताशिया के साथ बिताई। बातों बातों में, हंसी मजाक में खुराना मौके को तौल रहे थे। और फिर नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिर रही थी उधर। वो मौका आया। अलेक्जेंड्रे और अनास्ताशिया दोनों रॉ के लिए काम करने को तैयार हो गए। सोचिए जरा, उन्होंने अपने देश, अपनी एजेंसी KGB के खिलाफ जाने का फैसला किया था। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एसेट बनने को राजी थे वो। खुराना ने दिल्ली हेडक्वार्टर को कोड में मैसेज भेजा, मतलब कि 2 बहुत महत्वपूर्ण सोर्स हाथ लगे हैं। और इस टॉप सीक्रेट मिशन को कोड नेम मिला ऑपरेशन अजेलिया। रॉ के इतिहास के सबसे सीक्रेट ऑपरेशनों में से एक, जिसकी जानकारी सिर्फ कुछ गिने चुने टॉप अफसरों को ही थी। तो अब ऑपरेशन अजेलिया शुरू होने वाला था। लेकिन खतरा हर पल था। पकड़े जाने का मतलब मौत, या फिर साइबेरिया की बर्फीली जेल। खुराना, अलेक्जेंड्रे, अनास्ताशिया तीनों की जान दांव पर थी। लेकिन इसके बावजूद नवंबर 1989 से लेकर अगले करीब 10 साल तक बहुत ही सीक्रेट और अहम जानकारी लगातार दिल्ली पहुंचती रही। और ये जानकारी थी क्या? ये कोई मामूली खबरें नहीं थी। ये वो स्ट्रैटेजिक इनपुट्स थे जिन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी प्लानिंग को शेप देने में मदद की होगी। सोचिए, बर्लिन की दीवार गिरने के कुछ ही महीने बाद जून 1990 में रॉ के पास जर्मनी के एकीकरण का पूरा ब्लूप्रिंट था, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर बनाया था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जो सीक्रेट बातचीत चल रही थी, न्यूक्लियर टेस्ट बैन पर, टेररिज्म पर, ट्रेड पर, यूरोप से सेना हटाने पर, उसका पूरा ब्यौरा भारत को मिल रहा था। इसका स्ट्रेटेजिक महत्व जबरदस्त था। भारत को न सिर्फ ग्लोबल पावर बैलेंस में जो बदलाव आ रहे थे उसकी सीधी खबर मिल रही थी, बल्कि अपने पड़ोसियों, खासकर चीन और पाकिस्तान को लेकर मॉस्को की पॉलिसी कैसे बदल रही है, इसका भी पता चल रहा था। ये जानना कि रूस साउथ एशिया में पावर बैलेंस को कैसे देख रहा है, ये भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी था। और सबसे सनसनीखेज खबर मिली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। अनास्तासिया ने अपने कॉन्टैक्ट से, और शायद जिसे इंटेलिजेंस की दुनिया में पिलो टॉक कहते हैं, मतलब भरोसे में अंतरण पलों में हासिल की गई जानकारी, उसके जरिए एक बड़े सोवियत अफसर से पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान का पता लगा लिया था। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान दुनिया से छुपा रहा था, लेकिन भारत को उसके 1998 के ऑफिशियल टेस्ट से सालों पहले पता चल रहा था कि अंदर खाने क्या पक रहा है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी ये सोर्स रूस की इंटरनल पॉलिटिक्स, चचनिया जैसे मुद्दे, एंटी टेरर पॉलिसीज पर अहम जानकारी देते रहे। ये सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं था, ये रॉ की एक असाधारण काबिलियत का सबूत था। KGB, FSB जैसी एजेंसी के घर में घुसकर उनके ही लोगों को तोड़कर सालों तक उनसे इंफॉर्मेशन निकालना, ये किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। इसने यकीनन दुनिया भर की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में रॉ का कद बढ़ाया होगा। हाँ, बिल्कुल। ये रॉ की पहुंच और क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन था। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसकी शायद रॉ ने भी कल्पना नहीं की होगी। एक ऐसा कनेक्शन जो ऑपरेशन खत्म होने के सालों बाद सामने आया और उसने सबको हैरान कर दिया। ये खुलासा हुआ यतीश यादव की किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावर्ड ऑपरेशंस से। किताब में पता चला कि अलेक्जेंड्रे के अलावा अनास्तेसिया का एक और प्रेमी था। ऑपरेशन के दौरान उसका कोड नेम रखा गया था अलेक्जे। और ये अलेक्जे कोई आम अफसर नहीं था। ये रूस की खुफिया एजेंसी FSB, जो KGB के बाद बनी, का एक तेजी से ऊपर उठता हुआ अधिकारी था। वही अधिकारी जो 1999 में FSB का चीफ बना, फिर रूस का प्रधानमंत्री और साल 2000 में रूस का राष्ट्रपति। नाम था व्लादिमीर पुतिन। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अनास्तेसिया कॉर्किया, जिसे रॉ ने अलेक्जेंड्रे के जरिए अपना एसेट बनाया था, वो अनजाने में ही रूस के सबसे ताकतवर नेता बनने वाले व्लादिमीर पुतिन की प्रेमिका भी थी। मतलब रॉ ने असल में रूस के होने वाले राष्ट्रपति की गर्लफ्रेंड को अपना जासूस बना लिया था। लेकिन ये हुआ कैसे? हुआ ये कि 1992 में जब सोवियत यूनियन टूटा
तो अलेक्जेंड्रे और अनास्तासिया के रास्ते थोड़े अलग हुए। अलेक्जेंड्रे का भाई जॉर्जिया का राष्ट्रपति बन गया और वो खुद जॉर्जिया में एक पावरफुल आदमी बन गया। लेकिन अनास्तासिया मॉस्को में ही रही। उसने शायद बदलते हुए पावर इक्वेशंस को समझा और जानबूझकर एफएसबी के एक असरदार अफसर यानी पुतिन से नज़दीकियां बढ़ाईं, अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए या शायद बढ़ाने के लिए। इसका नतीजा क्या हुआ कि रॉ को बिना जाने ही क्रेमलिन के एकदम अंदर तक पहुंच मिल गई थी, खासकर 1998 के बाद जब पुतिन पावर के टॉप पर पहुंच रहे थे। अब अनास्तासिया की पिलो टॉक या उससे मिलने वाली जानकारी सीधी पुतिन की सोच, उनके प्लान से जुड़ी हो सकती थी। हालांकि पुतिन का रवैया भारत के लिए ज्यादातर दोस्ताना रहा है, फिर भी रूस अगर चीन या पाकिस्तान को लेकर कोई कदम उठा रहा है तो उसकी पहले से जानकारी मिलना भारत के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती था। मॉस्को का वो लुब्यानका बिल्डिंग, एफएसबी हेडक्वार्टर, वो अनजाने में इस इंडियन ऑपरेशन का एक सेंटर बन गया था। ये सोचना ही अविश्वसनीय है। लेकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कभी सीधे नहीं चलते। 1998 में भारत में सरकार बदली, वाजपेयी जी की सरकार आई। इस दौरान अशोक खुराना को कुछ टाइम के लिए रशिया डेस्क से हटा दिया गया, पर खुराना ने अनऑफिशियली अलेक्जेंड्रे और अनास्तासिया से कांटेक्ट बनाए रखा। 1999 में जब वाजपेयी सरकार दोबारा आई तो खुराना ने जिद करके अपनी पोस्टिंग वापस रशिया डेस्क पर करवाई, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अनास्तासिया से जो जानकारी आ रही है वो कितनी जरूरी है। साल 2000 तक ऑपरेशन अपने पीक पर था। पुतिन राष्ट्रपति बन चुके थे और अनास्तासिया के जरिए इन्फॉर्मेशन आ रही थी। इसी दौरान खुराना की मुलाकात अलेक्जेंड्रे से हुई, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में, और वहां अलेक्जेंड्रे ने एक चौंकाने वाला प्रपोजल रखा। उसने कहा कि अनास्तासिया अब सिर्फ रूस की अंदरूनी जानकारी नहीं, बल्कि रूस जो दूसरे देशों के बारे में खुफिया जानकारी जमा करता है, जैसे डबल एजेंट से या दूसरे सोर्सेस से, वो जानकारी भी भारत को दे सकती है। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। ये प्रपोजल जब दिल्ली रॉ हेडक्वार्टर पहुंचा होगा तो वहां जबरदस्त बहस हुई होगी। क्या ये सच है या ये रूस का कोई जाल है, मतलब डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश? कहीं अनास्तेशिया डबल गेम तो नहीं खेल रही? पैसा तो बहुत लगता, पर अगर जानकारी नकली निकलती तो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये ऑपरेशन खुल गया, अगर पुतिन को पता चल गया, तो भारत रूस के रिश्तों का क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा कर सकता था। वाजपेयी सरकार के लिए भी पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव मामला बन जाता। बिल्कुल। बहुत सोच विचार के बाद रॉ की टॉप लीडरशिप ने फैसला किया, रिस्क बहुत ज्यादा है, फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। अप्रैल 2001 में ऑपरेशन अजेलिया को बंद करने का ऑर्डर आ गया। मॉस्को के कैफे में खुराना की अलेक्जेंडर से आखिरी मुलाकात हुई। खुराना ने रॉ का फैसला सुनाया। कहते हैं अलेक्जेंडर ने खामोशी से सुना, हल्का सा मुस्कुराया और चला गया। 1 दशक से ज्यादा चला रॉ का सबसे कामयाब और सबसे सीक्रेट ऑपरेशन ऑफिशियली खत्म हो गया। खुराना के मन में गर्व भी था और शायद थोड़ा अफसोस भी। पर कहानियां खत्म नहीं हुई। याद है वो बर्लिन वाला सीन जिससे हमने शुरू किया था? साल 2004, बर्लिन कैफे। अशोक खुराना बैठे हैं और अचानक अलेक्जेंडर सामने आता है और खुराना के कान में फुसफुसाता है, हम दिसंबर 2001 को रोक सकते थे। इशारा साफ था, 13 दिसंबर 2001, भारतीय संसद पर आतंकी हमला। अलेक्जेंड्रे का मतलब था कि अगर ऑपरेशन अजेलिया चलता रहता, अगर अनास्तासिया से शायद पुतिन के जरिए जानकारी आती रहती, तो क्या उस हमले की साजिश का पता पहले चल सकता था? क्या उसे रोका जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल था जो शायद खुराना को हमेशा परेशान करता रहा होगा। हाँ, ये इंटेलिजेंस की दुनिया के वो अनगिनत क्या होता अगर वाले सवालों में से एक है। इसका कोई पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन ये उस फैसले पर, ऑपरेशन बंद करने के फैसले पर एक गंभीर सवाल जरूर उठाता है। क्या वो फैसला सही था या जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत ली गई? खुफिया ऑपरेशनों की दुनिया ऐसी होती है, अनिश्चितता, अनपेक्षित नतीजे। इतिहास में अगर मगर की जगह नहीं होती, पर ये बातें सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं। तो ये थी ऑपरेशन अजेलिया की अविश्वसनीय कहानी। रॉ की केजीबी एफएसबी के गढ़ में एक जबरदस्त सेंधमारी, बेशकीमती जानकारी मिलना, एक अनएक्सपेक्टेड पुतिन कनेक्शन और एक ऐसा अंत जिसने कई सवाल छोड़ दिए। ये कहानी उन गुमनाम जासूसों और उनके हैंडलर्स की हिम्मत, उनकी काबिलियत को सलाम करती है जो पर्दे के पीछे रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। बिल्कुल,
इस मिशन ने न सिर्फ रॉ की क्षमताओं को दुनिया के सामने रखा, बल्कि ये भी दिखाया कि इंटरनेशनल जासूसी कितनी जटिल, कितनी अनपेक्षित और कितनी जोखिम भरी हो सकती है। ये स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और फैसलों के दूर तक जाने वाले परिणामों का एक बेहतरीन केस स्टडी है, जो जियोपॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस में रुचि रखने वालों के लिए खास तौर पर दिलचस्प है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जासूसी की दुनिया में क्या किसी ऑपरेशन को सिर्फ उसकी तात्कालिक कामयाबी या नाकामी से आंका जा सकता है, या फिर उसे बंद करने या जारी रखने के जो अनपेक्षित दूरगामी नतीजे हो सकते हैं उनको भी देखना जरूरी है, भले ही वो नतीजे सालों बाद सामने आए। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।